हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? सब ठीक है? ठीक है। तो क्लास 7 के स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी 6 की जो ऑनलाइन क्लासेस है उसे शुरू करने से पहले आप लोगों को व्हाट्सएप पे सबको अटेंडेंस देना जरूरी है। ठीक है, फिर हम उसके बाद में अपनी जो क्लासेस है वो चालू करेंगे। ठीक है, सबने अपनी व्हाट्सएप पे अटेंडेंस दे दी? चलो ठीक है। देखो, आज हम पढ़ेंगे सिविक्स का पहला चैप्टर, और पहला जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा है डेमोक्रेसी। क्या चैप्टर है हमारा? डेमोक्रेसी। और डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोकतंत्र। हमारा बुक का पेज नंबर 193, तो सब अपना पेज नंबर निकालेंगे 193। और 193 में ऊपर ही ऊपर दे रखा है आपका टॉपिक डेमोक्रेसी। ठीक है। The word democracy is derived from the Greek word demos, meaning people, and kratos, meaning role of government. Hence, democracy is a rule of the people or their representatives. The well-known definition of democracy given by Abraham Lincoln says, democracy is the government of the people, by the people, and for the people. अब मैं यहाँ पे इसका मतलब समझाता हूँ आप लोगों को। देखो, यहाँ पे जो हमारा ये लोकतंत्र है अर्थात जो डेमोक्रेसी है, ये जो डेमोक्रेसी जो वर्ड है, जो शब्द है, वो किससे लिया गया है? ग्रीक शब्द से लिया गया है। या हम ये भी कह सकते हैं कि जो ये डेमोक्रेसी जो शब्द है वो ग्रीक भाषा के दो शब्दों के मेल से बना है, डेमोस और क्रेटोस। और डेमोस का मतलब होता है पीपल और क्रेटोस का मतलब होता है रोल ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो डिमोस का मतलब क्या हो गया? पीपल, और क्रेटोस का मतलब क्या हो गया? रोल ऑफ गवर्नमेंट। इसका मतलब कि डेमोक्रेसी जो है उसके अंदर जनता और प्रतिनिधित्व दोनों मिलकर क्या करते हैं? शासन करते हैं। कौन? जनता और प्रतिनिधित्व दोनों मिलकर क्या करते हैं? शासन करते हैं। ठीक है। डेमोक्रेसी अर्थात जो लोकतंत्र है उसके बारे में सबसे अच्छी जो परिभाषा दी है वो किसने दी है? अब्राहम लिंकन ने। इन्होंने क्या लिखा है? डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, एंड फॉर द पीपल। इसका मतलब क्या है कि जो लोकतंत्र है वो जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो डेमोक्रेसी जो लोकतंत्र है इसमें जनता क्या करती है? अपने प्रतिनिधित्व का चुनाव करती है। या हम ये कह सकते हैं कि जनता क्या करती है? सरकार को चुनती है, और इसमें जनता जो होती है वो सर्वशक्तिशाली होती है। ठीक है। फिर इसके बाद टॉपिक आता है हमारे पास में कि जो डेमोक्रेसी है वो एंशिएंट ग्रीस में थी और हमारे मिडाइवल पीरियड में भी थी। परंतु अंतर क्या है कि जो एंशिएंट ग्रीस में जो डेमोक्रेसी थी वो क्या थी? डायरेक्ट डेमोक्रेसी थी। और परंतु जो मिडाइवल जो पीरियड है उसमें जो डेमोक्रेसी थी वो क्या थी? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। हम इसके बारे में बाद में समझेंगे कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या है। पहले हम इसकी रीडिंग लगाएंगे बुक में एंशिएंट ग्रीस। ठीक है, और फिर इसके बाद में रीडिंग लगाएंगे हम मिडाइवल पीरियड, और फिर इसके बाद में हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या है और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या है। तो सबसे पहले एंशिएंट ग्रीस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, चलो। द स्टोरी ऑफ डेमोक्रेसी इज एज ओल्ड एज द एंशिएंट ग्रीक सिविलाइजेशन। इसका मतलब क्या है कि जो ये लोकतंत्र है, जो डेमोक्रेसी है, इसकी जो कहानी है, ठीक है, वो आज की नहीं है, ये बहुत पुरानी है। कितनी पुरानी है? ग्रीक सभ्यता के समय की है। ठीक है, और इसका जो प्रारंभ हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? एथेंस में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? एथेंस में। और कब हुआ था? 510 BC। कब हुआ था? 510 BC में।
इन इट्स एंशिएंट फॉर्म इट वॉज कॉल्ड डायरेक्ट डेमोक्रेसी। इसका मतलब यह है कि जो एंशिएंट जो ग्रीस है, यहाँ पर ग्रीक जो सभ्यता है, ठीक है, उस समय से डेमोक्रेसी जो है वो क्या हो गई थी, प्रारंभ हो चुकी थी। और सबसे पहले जो डेमोक्रेसी चालू हुई थी, ठीक है, वो कहाँ हुई थी, एथेंस में हुई थी। और एथेंस में कब हुई थी, 510 BCE में हुई थी, ठीक है। और उस समय जो यहाँ पे लोकतंत्र का प्रारंभ हुआ था, अर्थात डेमोक्रेसी का जो प्रारंभ हुआ था, उसे हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट डेमोक्रेसी। देखो डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है कि यहाँ पर क्या होता है कि जो लोग हैं, ठीक है, वो किसी एक स्थान विशेष पे इकट्ठे हो जाते हैं और वहां पर इकट्ठे होकर क्या करते हैं, अपना ही कानून और अपना ही नियम बनाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि डायरेक्ट जो डेमोक्रेसी है, हम उसे कहते हैं जहां शासन में, जहां शासन में जनता की प्रत्यक्ष भागीदारी होती है। इसमें क्या है, शासन में जनता की क्या है, प्रत्यक्ष भागीदारी। तो इसे हम बोलते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी। परंतु ये बहुत बड़ी जो कंट्री है, अधिक जो जनसंख्या वाले जो क्षेत्र है, वहां पर ये प्रत्यक्ष डेमोक्रेसी अर्थात डायरेक्ट जो डेमोक्रेसी वो सक्सेस नहीं हो सकती है, ठीक है। क्योंकि कुछ लोग एक जगह पर आए और अपना नियम बनाए, अपना कानून बनाए, और इसमें नियम और कानून क्या होता है, ठीक है, उसमें बदलाव आता रहता है इसके अंदर। तो ये चीज जो है वो सक्सेस नहीं है। परंतु हाँ, इतना ये है कि जो हमारा प्राचीन जो डेमोक्रेसी है वो हमारे एथेंस से शुरू हो गया था और इसकी जो कहानी वो काफी प्राचीन है। तो एंशिएंट ग्रीस में जो डेमोक्रेसी थी वो कैसी थी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, ठीक। फिर हम बात करें मेडिवल पीरियड, ठीक है। तो मेडिवल पीरियड में देखो, पढ़ो आप लोग, इन द मेडिवल पीरियड सेवरल यूरोपियन रूलर्स while making policies consulted church officials and various group of citizens, which led to the information of representative bodies of citizens। इसका मतलब यह है कि कई यूरोपीय शासकों ने मध्यकालीन युग में, मतलब जो मध्यकालीन युग था, उस मध्यकालीन युग में कई यूरोपियन जो थे, शासक थे, उन्होंने क्या किया कि नीतियों को बनाने के लिए चर्च के अधिकारियों, ठीक है, वहाँ के कई जो नागरिकों के समूह थे, उन सबसे क्या की, चर्चा की। और चर्चा करके उन्होंने क्या किया कि जनता के प्रतिनिधित्व का क्या गठन किया, ठीक है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि मध्यकालीन युग में जो यूरोपियन जो शासक थे, उन्होंने क्या की कि अपनी पॉलिसी बनाई और उस पॉलिसी में किस किस को शामिल किया, चर्च के अधिकारियों को किया और वहाँ के जो नागरिक थे, ठीक है, उन लोगों को भी शामिल किया। और उन लोगों को शामिल करके उन्होंने पॉलिसीज बनाई, नीतियाँ बनाई और नीति बना के क्या किया, जनता के प्रतिनिधित्व का गठन किया या फिर निर्माण किया था, ठीक है। With the decline of feudalism in Europe in the 4th century, law and order was established in several European countries। और इस तरह से वहाँ पर सामंतवाद जो था उसका अंत हुआ और 4th सेंचुरी में, ठीक है, 4th सेंचुरी में क्या बने, लॉ एंड ऑर्डर अर्थात नियम और कानून का निर्माण हुआ यूरोपियन के अधिकांश देशों में, ठीक है। अब देखो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट जो डेमोक्रेसी है, इसके अंदर क्या होता है कि लोकतंत्र में नागरिकों के प्रतिनिधित्व के द्वारा, क्या, लोकतंत्र में नागरिकों के प्रतिनिधित्व के द्वारा शासन किया जाता है। मतलब नागरिकों ने अपने प्रतिनिधित्व का चुनाव किया
और जनता और प्रतिनिधित्व दोनों के दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, शासन कर रहे हैं। यहाँ पर केवल कौन शासन कर रहा है, जनता। और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में कौन कर रहा है, जनता और प्रतिनिधित्व। और जनता किसको चुनाव चुन रही है, अपनी सरकार को चुन रही है। तो जनता और प्रतिनिधित्व दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, शासन कर रहे हैं। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। जैसे कि हमारे भारत में, तो भारत में जनता क्या करती है, सरकार का चुनाव करती है। और डेमोक्रेसी में क्या होता है, जो जनता होती है वो सर्वशक्तिशाली होती है और वो सरकार को चुनने की क्षमता रखती है। ठीक है, फिर इसके बाद में हमारा टॉपिक आता है रेनेसेंस ऑफ यूरोप। इसका मतलब क्या है, यूरोप में पुनर्जागरण या यूरोप में पुनर्जागरण। ठीक है, या यूरोप का पुनर्जागरण। देखो, पुनर्जागरण अर्थात रेनेसेंस। ठीक है, रेनेसेंस का मतलब ही क्या होता है, फिर से जागना। रेनेसेंस का मतलब क्या होता है, फिर से जागना। अब देखो क्या हुआ कि 14 और 17वीं शताब्दी में यूरोप में धार्मिक और सांस्कृतिक प्रगति हुई। और इसी समय यहाँ पर कई आंदोलन और युद्ध भी हुए। इसलिए 14 और जो 17वीं शताब्दी है, इसे क्या कहा जाता है, पुनर्जागरण काल कहा जाता है। ठीक है, और इस पुनर्जागरण काल में यहाँ की जो साहित्य है, यहाँ की जो कला है, विज्ञान है और जो दर्शन है, ठीक है, उसका क्या हुआ, पुनर्जन्म हुआ। ठीक है, इसका क्या हुआ, पुनर्जन्म हुआ था। देखो पेज नंबर 194, टॉपिक रेनेसेंस ऑफ यूरोप। द रेनेसेंस मूवमेंट इन यूरोप witnessed the rebirth of art, literature, science and philosophy. The Renaissance humanists revived Greek literature and culture, which led to the growth and implementation of the concept of democracy. ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कि जो पुनर्जागरण काल है, इस पुनर्जागरण काल में क्या हुआ कि कई आंदोलन और कई युद्ध हुए, जिसके तौलिके के परिणाम स्वरूप यहाँ की जो कला है, साहित्य है और जो विज्ञान है और जो दर्शन है, उसका क्या हुआ, पुनर्जन्म तौलिके में हुआ था। ठीक है, फिर साथ ही साथ में यहाँ पर जो पुनर्जागरण मानवतावादी थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया कि ग्रीक लिटरेचर, ग्रीक जो साहित्य है और जो संस्कृति है, उसको पुनर्जीवित किया। किसने किया पुनर्जागरण मानवतावादी। ठीक है, तो मानवतावादी लोग थे, इन्होंने क्या किया, ग्रीक साहित्य और कल्चर को क्या किया, पुनर्जीवित किया, जिससे लोकतंत्र की अवधारणा का विकास और क्रियान्वयन हुआ। ठीक है, अर्थात इसी के कारण किसका निर्माण हुआ, लोकतंत्र की अवधारणा का क्या हुआ, विकास हुआ था। तो इस तरह से आज की जो क्लास है, उसके अंदर हम लोगों ने डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा कि डेमोक्रेसी क्या है, और फिर एंशिएंट ग्रीस में डेमोक्रेसी कैसी है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, और मेडिवल पीरियड में डेमोक्रेसी कैसी है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। ठीक है, और फिर इसके बाद में रेनेसेंस ऑफ यूरोप, अर्थात यूरोप का पुनर्जागरण काल। ठीक है, तो पुनर्जागरण काल में क्या हुआ, तो इसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा। और आप लोग क्या करोगे, इसकी रीडिंग लगाओगे बुक में से। ठीक है, और फिर जो नेक्स्ट क्लास होगी, इसके अंदर हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, अर्थात लोकतंत्र की कौन कौन सी विशेषताएं होती है।
ओके स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। हैव ए नाइस डे।